हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था भारत में परिवहन का, 3 पार्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उसका ये चौथा पार्ट है, यानी कि भाग 4 है। और तीनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसलिए मैं बोलूँगा देखने के लिए, क्योंकि अगर आप वो तीनों पार्ट देखते हैं तो आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक भारत में परिवहन, जो एक आपका रेलवे एनटीपीसी में जीएस सेक्शन में भूगोल में आपका एक टॉपिक है भारत में परिवहन, ये पूरा का पूरा अगर वो तीनों वीडियो देख लेते हैं और आज की वीडियो देख लेते हैं तो पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो एक एक नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इतनी डिटेल में मैंने बताया है कि आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तीनों चारों पार्ट, तो आपको भारत में परिवहन से कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना कर पाएँ। तो वो तीनों जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है वायु परिवहन, बाकी जैसे सड़क परिवहन था, रेल परिवहन था, जल परिवहन था, ये थोड़े से बड़े टॉपिक थे। लेकिन वायु परिवहन उतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की ये 15 मिनट के लगभग वीडियो में, पूरे जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से सभी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, रेगुलर वे में करना चाहते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, वायु परिवहन लिखा गया है टॉपिक, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो बेसिक है इसका, सभी लोग आपको काफ़ी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो आपको कहीं पे भी जल्दी नहीं मिलेगा, नॉर्मल किताबों में या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है 1903 ईस्वी में आरविल राइट और विल्बर राइट ने, यहाँ पे नाम आप याद रखिएगा, सब लोग राइट बंधु कहते हैं इनको, लेकिन इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, आरविल राइट और विल्बर राइट। इन्होंने पहला जो मोटर युक्त हवाई जहाज़ था और ये स्टेबल जहाज़ था, इसको उड़ाया था, जिसका नाम क्या था, राइट फ्लायर। ये भी आपको नाम याद रखना है कि अगर पूछ ले कि राइट ब्रदर्स ने जो विमान उड़ाया था मोटर युक्त, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था राइट फ्लायर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सभी को पता है कि लूसेंट में भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आपको जो लूसेंट में नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, ये सभी को पता है। इलाहाबाद से नैनी, नैनी भी आपका इलाहाबाद में ही है, 6 मील की दूरी है टोटल इलाहाबाद से नैनी की। यहीं पे पहली जो भारत में विमान सेवा शुरू की गई थी, विमान से डाक भेजा गया था, डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, तो ये 1911 में हुआ था। और इलाहाबाद से याद रखिएगा कि इलाहाबाद से नैनी, और यहाँ पे यह जो है वो भारत का ही नहीं, ये विश्व का प्रथम जो विमान से डाक सेवा भेजी गई थी वो विश्व का प्रथम था। और जो मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद से नैनी की दूरी 6 मील है, और कितने डाक भेजे गए थे, अगर ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे, तो 6500 यानी कि 6500 डाक भेजा गया था इलाहाबाद से नैनी। अब इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है 2 साल से। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। अब यहाँ पे आपको डेट नहीं याद रखना होता, सन याद रखना होता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि इंडियन नेशनल एयर, आपसे पूछ लेता है अगर कि इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1933 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट है, 1955 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों में रखा गया। अब जब 1933 के आसपास जब भारत में विमान सेवाएं जब आपका 1911 में शुरू हुई, उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े समूह थे, जैसे टाटा हो गया, टाटा एक ग्रुप है, इन्होंने विमान सेवा शुरू कर दी थी, सबसे पहले तो इन्होंने ही शुरू की थी। बाकी बहुत से 21 ऐसे समूह थे जिन्होंने अपनी प्राइवेट विमान सेवाएं शुरू कर दी थी। किंतु 1953 में सभी को सरकारी यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उनको, और उनको 2 निगमों में डिवाइड कर दिया गया। सिर्फ उसके बाद 2 निगम रहे, जिसका नाम है भारतीय विमान निगम यानी कि इंडियन एयरलाइंस, और एक है एयर इंडिया। अब इन दोनों में क्या अंतर रखा गया, यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय विमान निगम यानी कि इंडियन एयरलाइंस, ये जो भारत के अंदर जितनी सेवाएं हैं
जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई से कलकत्ता जाना है, दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो जितने भारत के अंदर के एयर मतलब एयर वेज थे उसको हैंडल करता था इंडियन एयरलाइंस। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि और बाहर क्या ये करता था भारतीय विमान निगम जो था इंडियन एयरलाइंस, क्या ये बाहर विदेशों को के लिए भी अपनी सेवाएं देता था? तो हाँ देता था, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये इन सभी देशों को भारत अपना जो इंडियन एयरलाइंस था ये अपनी सेवाएं इन देशों को देता था, लेकिन चाइना को नहीं देता था। चाइना को कौन देता था? एयर इंडिया देता था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब एयर इंडिया क्या था? एयर इंडिया आपका सिर्फ और सिर्फ विदेशों के लिए अपनी सेवाएं देता था, ये भारत के अंदर के लिए सेवाएं नहीं देता था। अब आगे देखते हैं पॉइंट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी कभी ये डिफरेंस भी पूछ लेता कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में क्या डिफरेंस था। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में नागरिकों के लिए प्रथम विमान 1912 ईस्वी में उड़ाया गया था। अब जो वो जगह है जो 1912 में तो भारत का हिस्सा था ये, लेकिन अब जो ये जगह है वो पाकिस्तान में है, लाहौर में। ये जो जहाज़ उड़ाया गया था नागरिकों के लिए, ये लाहौर से कराची के लिए उड़ाया गया था। अगला पॉइंट है, अगर पूछ लिया जाए आपसे, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इन्हीं सब पॉइंटों से बन सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा IGI है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इसको IGI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे है 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई। पहले देखिए 1953 में आपके दो निगमों की स्थापना की गई थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। अब 1981 में तीसरे निगम की स्थापना की गई जिसका नाम था वायुदूत। ठीक, और ये जो अपनी सर्विस देता था, जैसे इंडियन एयरलाइंस देता था देश के अंदर अंदर, वैसे वायुदूत भी जो था निगम था वो अपनी सेवाएं, विमान की सेवाएं भारत के अंदर के क्षेत्रों को देता था। लेकिन उसके बाद 1983 में, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, 1983 में याद रखिएगा कि भारतीय विमान निगम में इसका यानी कि इंडियन एयरलाइंस में ही इसका विलय हो गया था, यानी मर्जर हो गया था वायुदूत का और इंडियन एयरलाइंस का। अब अगला पॉइंट है भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण का गठन, यानी कि इसको इंग्लिश में सब लोग जानते होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो गठन है 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। और इसका अगर कार्य पूछ लिया जाए तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया अगला पॉइंट, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक यानी कि सिविल एविएशन इसको कहते हैं, नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंधन करता है। यानी कि जो 1 अप्रैल 1995 को इसका गठन हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये भारत में कहीं पे भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, मतलब लोकल हवाई अड्डा बनाना है इंडिया के अंदर वाले, नेशनल हवाई जो जिसको कह सकते हैं नेशनल एयरपोर्ट, घरेलू हवाई अड्डे और सिविल एविएशन वाले टर्मिनल अगर आपको बनाने हैं, नागरिक विमान टर्मिनल बनाने हैं, तो ये सारा काम जो कौन करता है अगर पूछे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI करता है। और इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ लेता है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, आप याद रखिएगा, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। JRD टाटा का नाम सभी लोग सुने होंगे, टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे, जहांगीर इनका नाम था, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये जो भारत के पहले नागरिक थे जिन्होंने हवाई सेवा प्राप्त की थी, भारत के पहले नागरिक थे, ये गए कहाँ से कहाँ तक थे? ये मुंबई से कराची तक की विमान सेवा प्राप्त करने वाले भारत के पहले नागरिक थे। ये इन्होंने सेवा 1931 में प्राप्त की थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। त्रिची है जो आपकी कहाँ पे है? त्रिची तमिलनाडु में है। त्रिची हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। क्या नाम है उसका? तो त्रिची हवाई अड्डा। अगला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए, वर्तमान में भारत में अभी इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में अगर आपसे पूछता है, ये चीज़ें देखिए चेंज होती रहती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं जल्दी जल्दी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो भारत में वर्तमान में 34 हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय। अगला देख लिए क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेता है भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये देख लीजिए है कुसोक बकुला रिम्पोछे। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप इसको याद करने की, समझने की कोशिश करिएगा।
कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा, जो कि आपका कहाँ पे है, लेह में है। जाहिर सी बात है, सबसे भारत का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो लेह लद्दाख वाला एरिया है, तो अगर ऊंची सड़क होगी तो भी वहीं पे होगी। ऊंची अगर ऊंचा एयरपोर्ट भी होगा तो मतलब एयरपोर्ट अगर वहाँ पे स्थित होगा तो वो भी वहीं ऊंचा वहीं पे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लेह में है कुशोक बाकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा, और जिसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ तो नहीं मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3256 मीटर है। ठीक, लेह में है, इसको याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट और हैं, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, आपको ये चीज़ और मिल जाएगा लूसेंट में भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है। एयर इंडिया का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो नई दिल्ली में है। दूसरा पॉइंट है एयर इंडिया का शुभंकर, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कॉट। एयर इंडिया का शुभंकर क्या है, महाराजा है। आपने चाचा चौधरी का देखा होगा कार्टून, उसमें चाचा चौधरी जब जैसे मूंछ बढ़ा के रखते हैं राजाओं महाराजाओं की तरह, तो इसी तरीके से एक लाल कलर का पगड़ी बांधे हुए मूंछ बढ़ाए हुए राजा का फेस दिया गया है, और ये ऐसे मतलब स्वागत करते हुए झुका हुआ रहता है। आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं कि शुभंकर एयर इंडिया का क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो महाराजा का एक चिन्ह है जो कि स्वागत करता है, वेलकम करता है अपने अतिथियों का, इस तरीके से झुका हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा ज़रूर नेट पे आप कि मैस्कॉट क्या है एयर इंडिया का, आपको पहचानने आना चाहिए। आप कभी भी देखेंगे हमारे देश के कोई भी नेता जो एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं, अगर उसमें उससे उतरते हुए अगर आप किसी को देख रहे हैं, खासतौर से अगर देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी उतर रहे हैं, तो जैसे ही उनका गेट खुलेगा, आप देखेंगे ध्यान से अगर फ्यूचर में उनका जैसे गेट खुलेगा हवाई जहाज़ का, तो गेट के जो खुलेगा उसके बैक पे देखिएगा ये मैस्कॉट बना होता है। और अगला क्या है, एयर इंडिया का प्रतीक क्या है, प्रतीक मतलब होता है लोगो। तो लोगो यहाँ पे देख लीजिए, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। उड़ते हुए हंस का कि एयर इंडिया में देखेंगे पीछे जहाज़ के जो पीछे वाला हिस्सा उठा हुआ रहता है उस पर ये चिन्ह बना रहता है, हंस का चिन्ह बना रहता है, और पीछे उसके देखेंगे कोणार्क का जो है चक्र बना रहता है उस पर। और यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शुभंकर क्या है, यानी कि मैस्कॉट क्या है, और लोगो क्या है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो जो लोगो होता है वो होता है उस ब्रांड का एक चिन्ह होता है। कोई भी जैसे ब्रांड है, टाटा का एक ब्रांड है तो टी बना होता है, महिंद्रा का यम बना होता है, ये एक लोगो हो गया। उसी तरीके से एयर इंडिया का जो लोगो है वो उड़ते हुए हंस का है, नारंगी रंग का कोणार्क का चक्र उसमें बना हुआ है। अब मैस्कॉट क्या होता है, मैस्कॉट के जैसे कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन सर्विस कोई प्रोवाइड करती है, व्हीकल आपकी 4 व्हीलर व्हीकल है, बसेस हैं, तो जो भी जिस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है उस तरीके का उसका सिंबल दिया जाता है मैस्कॉट का, कि इस तरीके की आपको सर्विस मिलेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है, यानी कि ये शो करना चाहते हैं कि जो एयर इंडिया की सर्विसेज हैं वो महाराजाओं वाली हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको शुभंकर और प्रतीक चिन्ह में अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक इतना ही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका वायु परिवहन से, और आशा करता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप सीरियस हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेके, और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए आप सिर्फ एक काम करिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर होगा ये चैनल सब्सक्राइब करने पर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।